हम सब इक्वालिटी क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन अगर इस पर असल में कोई सरकार काम कर रही है तो वो है धामी सरकार। उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही जिनसे राज्य का भविष्य मजबूत हो रहा है। चाहे पर्यटन हो, उद्योग हो या फिर शिक्षा, हर क्षेत्र में सुधार की दिशा में लगातार काम हो रहा है। अब विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश हुआ अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 इसका सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। सरकार कह रही है कि इससे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, साथ ही बच्चों को आधुनिक शिक्षा का पूरा फायदा मिलेगा और धार्मिक शिक्षा भी पहले की तरह जारी रहेगी, यानी किसी को भी नुकसान नहीं होगा। उल्टा इससे बच्चों को आगे बढ़ने और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ने इस पर बेवजह की राजनीति करना शुरू कर दिया। साथ ही हंगामा विपक्ष की तरफ से जारी है। विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जबकि सरकार का कहना है कि ये कदम भविष्य की पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। मामले को पर हम ज्यादा चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मदरसा बोर्ड पर धामी स्ट्राइक, उत्तराखंड में सबको मिलेगी इक्वालिटी। खत्म होगा मदरसा बोर्ड, बच्चों को मिलेगा बराबरी का मौका। गैरसैंण विधानसभा से पहले हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। धामी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 लाने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके बाद गैरसैंण विधानसभा में धामी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून का मकसद मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों के बच्चों को मुख्य धारा की पढ़ाई से जोड़ना है, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरियों में पीछे न रहें। हम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो है एक पूरा अल्पसंख्यक विधेयक लाने वाले हैं, जिसमें कि हमारे केवल एक समुदाय के लोगों को नहीं, केवल मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि अरबी, फारसी, सिख, बौद्ध, जैन, इन सभी को अब अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत मिलने वाले, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले जो लाभ हैं वो लाभ देना चाहते हैं। उसके लिए हम विधेयक ला रहे हैं और ये विधेयक हमारा एक शिक्षा का अधिकार सबको मिले। सरकार का दावा है कि इस कानून से मुस्लिम समाज को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। बच्चों को धार्मिक शिक्षा पहले जैसी मिलेगी, लेकिन साथ ही उन्हें साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर और इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन सरकार के इस दावे को विपक्ष ने मानने से इनकार कर दिया। विपक्ष ने इसे सिर्फ राजनीतिक कदम बताया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों के साथ साथ इस विधेयक पर भी हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बच्चों की शिक्षा सुधार की आड़ में राजनीति कर रही है। वहीं कुछ मुस्लिम स्कॉलर ने भी संदेह जताया। उनका कहना है कि मदरसों की अपनी अलग पहचान है और सरकार इसमें दखल देना चाहती है। देखिए, अल्पसंख्यक विधेयक पारित हुआ है और जिस तरह से यह अल्पसंख्यक विभाग में, चाहे वो सिख हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे जैनी हों, चाहे मुस्लिम्स हों, सबको अल्पसंख्यक, सभी अल्पसंख्यक हैं। उसी में अल्पसंख्यक श्रेणी में सभी लोग हैं और इनकी मंशा, इनकी नीयत क्या है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये धर्म जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम जो पहले करते आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी उसी दिशा में सरकार जा रही है। लगातार हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही और आखिरकार इसे अनिश्चितकाल के लिए रद्द करना पड़ा। धामी सरकार का साफ कहना है कि इस विधेयक से बच्चों का भविष्य संवरने वाला है। धार्मिक और आधुनिक दोनों तरीके से पढ़ाई का मौका मिलेगा, लेकिन विपक्ष ने इसे भी राजनीति का मुद्दा बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। मुफ्ती शमून कासमी जी, अध्यक्ष उत्तराखंड के, जुड़ गए हैं और साथ ही आसिफ हुसैन जी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप मुफ्ती शमून जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जो बिल पास हुआ है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत दूरगामी है, दूरदर्शी है और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो है इसी भेदभाव के पूरे राज्य के, चाहे वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हों या विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हों, उन सबको एक ही नजर से देखते हैं और वो चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी मेन स्ट्रीम की एजुकेशन लें और उस अपनी धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ। तो पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये विधेयक लाना
ये मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, विशेषकर मुसलमानों के लिए। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उनका भी मुस्तकबिल संवरेगा, वो भी आगे मेन स्ट्रीम की एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर बन सकेंगे, जिसे कांग्रेस ने अपने 60 साल कार्यकाल के अंदर मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुदा किया। और उन्होंने यही काम किया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डरा करके वोट बैंक बनाए रखा। आप देखिए कि आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सच्चर जी की रिपोर्ट में ये सुझाव दिए है कि मुसलमानों की हालत बहुत दयनीय है, और उस दयनीय स्थिति को हम अपने राज्य के अंदर देख रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि मदरसों की जो धार्मिक हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी धार्मिक एजुकेशन है, मैं वाजे करना चाहता हूं अपने राज्य और देश के लोगों को कि उससे धार्मिक आपकी एजुकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मदरसे उसी तरह से अपनी एजुकेशन जारी रखेंगे, धार्मिक जैसा वो पहले से करते आए हैं, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें एक खूबसूरत बात ये हुई है कि एक छत के नीचे जो 6 हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन्हें भी इसमें जोड़ दिया है कि ताकि उन्हें भी एक प्राधिकरण के जरिए से सबको मान्यता एक साथ सबको यहीं से मिलेगी। इससे बराबरी का भी एहसास होगा, समानता का भी होगा। और ये जो 6 अल्पसंख्यक समाज में आते हैं, यानी बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन और सिख और ईसाई और मुस्लिम, इन सबको बराबरी तौर से इनकी मॉनिटरिंग होगी, इनके बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि देवभूमि की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेके चल रही है। और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा नहीं, बल्कि उनका एक विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज तमाम योजनाओं के अंदर तमाम वर्ग शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं। तो और मुसलमान क्योंकि गरीब ज्यादा है, उन्हें फायदा भी ज्यादा हुआ है। और मेरा मानना यह है कि मैंने मदरसों के अंदर जो आधुनिक एजुकेशन को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के नेतृत्व में हमने शुरू किया है, उसके अच्छा रिजल्ट है। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कल वो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, अपने परिवार का भी, देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो लोग इसमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इस पर कोई भी काबिले एतराज बात नहीं है कि अगर सबके तमाम समुदायों को लेकर के जो अल्पसंख्यक अक़लियती माइनॉरिटीज में आते हैं, तो वो उन्हें अगर एक छत के अंदर प्राधिकरण बना दिया जा रहा है, तो इसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है, बल्कि इसे देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में इन बच्चों को फायदा हो। बिल्कुल, मैं आसिफ जी आपके पास आना चाहूंगी कि मुफ्ती जी कह रहे हैं कि इससे मुस्लिम समुदाय को फायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान उन्हें नहीं होगा, नहीं मदरसा बोर्ड को कोई नुकसान होगा, तो इस पर आपका क्या रुख है? देखिए, आप कह रहे हैं कि मदरसा बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा, मदरसा बोर्ड तो खत्म ही कर दिया गया, तो और कितना बड़ा नुकसान आप चाहेंगे? बोर्ड पे बात जरा, दूसरी मदरसा बोर्ड नहीं, बच्चों को नुकसान नहीं होगा, वो बोर्ड को खत्म नहीं किया गया। आपको बताएं, पहले समझ लीजिए, बोर्ड को विस्तार दिया गया, यानी उसके दायरे को बढ़ा दिया, उसका नाम प्राधिकरण रख दिया। आप थोड़ा सा समझ लीजिए आरिफ साहब। आपने अधिनियम पढ़ा है? अधिनियम कहता है कि 2026-27 में ये बोर्ड, जो मदरसा बोर्ड है, अरबी फारसी बोर्ड है, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा बोर्ड आया है उसको वो चालू होगा। दूसरी बात, क्या आप समझ नहीं पाए? अरे आरिफ साहब, थोड़ा सा समझ लीजिए, सुन लीजिए, जनाब आपका आसिफ साहब क्या है, जरा समझ लीजिए बात को। 2026 तक बोर्ड रहेगा, ये कहा 2000 जब तक कि सेशन पूरा नहीं होता, जो एजुकेशन का सेशन होता है, उसके बाद 1 जुलाई से ये प्राधिकरण जो है वो मान्यता देगा, यानी उसका फंक्शन जो है वहां से शुरू होगा। आप ये समझिए कि 2026 में बोर्ड नाम से जो मदरसा बोर्ड है वो खत्म हो जाएगा, प्राधिकरण के अंडर में आ जाएगा, जो तमाम अक़लियतों के लिए है, यानी धार्मिक एजुकेशन में उन्हें भी आजादी है और मुसलमानों की आजादी है। पहले इसे समझ लीजिए। पहले आपकी बात मैंने सुनी, अब आप मेरी भी तो सुन लीजिए, आप मेरी भी तो सुन लीजिए। अब जो नया है वो मैंने करेक्ट किया और कुछ नहीं, आप सुनाइए। अथॉरिटी, जिसे USMEA के नाम से जाना जाएगा, वो प्रभावी हो जाएगा। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जी हम आधुनिक शिक्षा देंगे। आधुनिक शिक्षा की बात तो आप एज अ बोर्ड अध्यक्ष
और आपके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कहते आ रहे हैं कि हम आधुनिक शिक्षा के पक्षधर हैं। तो ऐसी क्या वजह थी कि इस बोर्ड को ही भंग कर दिया गया? आधुनिक शिक्षा तो बोर्ड के माध्यम से भी दी जा सकती थी। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसमें जो धारा है उसकी धारा 11 की उपधारा 2 क्या कह रही है? आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा कुठाराघात है मुसलमानों की शिक्षा के ऊपर कि अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ाए जाने वाले अल्पसंख्यक पाठ्यक्रम में भाषाओं से संबंधित विषयों के लिए पाठ्यक्रम सरकार विकसित करेगी। उसमें कोई आपका या किसी आलिम का दखल नहीं होगा, जबकि मदरसों के अपने पाठ्यक्रम है, अपना सिलेबस है, वो अपने अनुरूप, अपने सिलेबस के अनुरूप धार्मिक शिक्षा देते हैं। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है कि वो अपना पाठ्यक्रम लाना चाहती है? दूसरी बात, अब आप देखिए कि कितनी एक खतरनाक बात है। अगर आपके पास एक्ट होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, उसमें धारा 12 की उपधारा 3 क्या कहती है कि जब भी उत्तराखंड सरकार द्वारा, आप देखिए नोट कर लीजिएगा मेरी बात। आसिफ जी बिल्कुल, लेकिन सरकार, लेकिन इसको लेकर सरकार तो गलत, हम मतलब सरकार का जो रुख है कि आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, तो इसमें आखिर गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि इससे बच्चों को और भी शिक्षा मिलेगी, सरकार की तरफ से भी फंड आएंगे। और अब मैं इसी को लेकर जवाब मुफ्ती जी से भी जवाब इसका लेना चाहूंगी कि मुफ्ती जी इस पर आपका क्या कहना है? बात तो कंप्लीट होने दीजिए कि धारा 12 भी उत्तराखंड सरकार से अपेक्षा की जाएगी तो धारा 11 में निहित प्रावधानों के अनुरूप समिति उस पाठ्यक्रम में चेंज करेगी। यानी कि कल कोई धामी जी के अलावा कोई दूसरा XYZ मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो ये कहेगा कि बिल्कुल मुफ्ती जी एक बार समझ नहीं आ रहा है तो आप इसमें चेंज कर दीजिए। तो यानी कि अब सरकारें अपने हिसाब से मदरसों की शिक्षा को पढ़ाएंगी। इससे बड़ा कुठाराघात इस्लामिक मूल्यों पर और एक बार हम आपको और अब हमारे दर्शकों को समझा देते हैं कि आखिर ये कानून क्या है और ये जो बिल है ये क्या है और इस पर सरकार का पक्ष क्या है, ताकि आसानी से सभी को समझ आ सके। ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझा देते हैं। इस कानून के जरिए अब सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय द्वारा जो स्कूल और शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही है उसमें अल्पसंख्यक दर्जा मिलने लगेगा। अब तक अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित थी, तो ऐसे में अब अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को भी बराबरी का हक मिल सकेगा। नए कानून से शिक्षा में भी पारदर्शिता आएगी। सरकार का कहना है कि नए कानून से शिक्षा में पारदर्शिता आएगी और साथ ही सभी छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। ऐसे में पिछले कुछ सालों में मदरसा शिक्षा में कई तरीके की समस्याएं सामने आई हैं। इसी को लेकर अब स्कूलों के प्रबंधन में पारदर्शिता हमें देखने को मिलेगी, जिसमें कमी थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ये कानून लागू किया है। समस्याओं को खत्म करने के लिए ये कानून लागू किया गया है। तो ऐसे में सरकार का ये पक्ष आपको बता रहे हैं। फिर से हम अपने गेस्ट पर चलते हैं। मुफ्ती जी, आपने देखा और आसिफ जी आपने भी देखा कि सरकार बच्चों को पढ़ाना चाहती है और पारदर्शिता लाना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, तो आखिर इसमें परेशानी क्या है? जब बच्चे पढ़ेंगे, मदरसों को खत्म करना चाहती है सरकार। मदरसी जो शिक्षा है, जो इस्लामिक वैल्यूज हैं, उन पर कुठाराघात कर रही है। मुफ्ती जी आपका क्या? ये असल में ये भ्रम फैलाने वाली बात है। इस्लामिक एजुकेशन पर आसिफ जी इसमें आधुनिकीकरण किया जा रहा है, बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को भी जोड़ा जा रहा है, उसको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है और समुदाय को जोड़ा जा रहा है, ताकि हम बात ही करते हैं ना कि हम बंटने की नहीं, हम केवल एक साथ की बात कर रहे हैं, तो एक साथ आ रहे हैं ना। ये तीन सवालों को बिल्कुल मुफ्ती जी बिल्कुल बोलिए। बच्चे पढ़ेंगे, जो विद्यालय परिषद हमारे मदरसों को समकक्षता हासिल नहीं थी, आप इसे बार बार आप लोग कहते थे, समकक्षता जो इक्वलिटी की बात थी, क्योंकि वो यूपी से विभाजन के बाद हमें ये मान्यता प्राप्त नहीं थी। हमारे बच्चों की इस सर्टिफिकेट की कोई हैसियत नहीं थी। आज उन्हें सीधे विद्यालय परिषद के से सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपकी मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि जो आप जो गलतफहमी पैदा या आपको गलतफहमी है वो निकाल दीजिए। आपके धार्मिक एजुकेशन कोई फर्क नहीं होगा, आपकी इस्लामिक जैसे पहले से चलती आ रही है। मगर हाँ, ये जरूर है कि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है कि ये देखे कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। अगर गवर्नमेंट उसकी मॉनिटरिंग करेगी
या कोई उसमें संशोधन तो हमेशा से हर चीज में होते आए हैं। तो मैं ये वादे करना चाहता हूं, आप इस गलतफहमी को मत फैलाइए कि कोई भी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप इसे गलत ले रहे हैं। ये मुफ्ती साहब, आपकी धार्मिक और जो इस्लामिक वैल्यूज हैं वो अलाहाली ऐसी ही रहेगी। आप अब तक मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे? कौन सी क्या? अरे तो आपको इसमें क्या एतराज है अगर उनका विस्तार हो गया, वो सारे के सारे लोग आ गए, क्या उन्हें नहीं शामिल होना चाहिए? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि क्या उन लोगों को नहीं आना चाहिए जो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, वो भी अल्पसंख्यक आते हैं, अगर उनका एक प्राधिकरण बन गया तो इसमें नुकसान की क्या बात है, जरा बताइए। पहले जैन, पारसी, सिख हमारे भाई एतराज बता रहा हूं ना, आप मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपसे सारे सवालों का जवाब दूंगा, बताइए। पहली बात ये कि जो मेंबर्स होंगे उन्हें 10 वर्ष का अनुभव चाहिए शिक्षा प्रदान करने का। अब जाहिर सी बात है कि जो मदरसे के जो शिक्षक हैं वो शिक्षण संस्थानों में तो पढ़ाते नहीं है, तो यानी कि वो स्कूल से या कॉलेजेस में जो प्रोफेसर हैं वो आएंगे, तो उनको धार्मिक शिक्षा के बारे में इतना नहीं पता जितना मदरसे के आप जैसे मुफ्ती और मौलवी जानते हैं, आलिम जानते हैं। दूसरी बात, मदरसा खोलने के लिए अब अपनी जमीन होना आवश्यक कर दिया गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, क्या इस प्रदेश में इस शिक्षण संस्थान किराए की जमीन पर नहीं चलते हैं? सिर्फ उत्तराखंड में मदरसों के लिए अपनी जमीन का स्वामित्व होना क्यों आवश्यक किया गया? दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि धारा 12 की उपधारा 3 जब भी उत्तराखंड सरकार द्वारा अपेक्षा की जाएगी तो धारा 11 में निहित प्रावधानों के तहत उसमें संशोधन करेगा। यानी कि अभी 2 साल के बाद चुनाव है, बीजेपी वापस करती है या दूसरी गवर्नमेंट आती, दूसरी सरकार पार्टी गवर्नमेंट आती है या मुख्यमंत्री बदलते हैं, वो ये चाहेंगे कि भाई मुझे ये पाठ्यक्रम पसंद नहीं है, अब आप दूसरा पाठ्यक्रम ले आओ। तो आप बताइए कि क्या ये पाठ्यक्रम चेंज होते रहेंगे? तीसरी बात आपने ये कही कि जो बच्चे हैं वो आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप एज अ मदरसा बोर्ड अध्यक्ष और 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो अब तक आधुनिक शिक्षा क्यों नहीं दे पाई? तीसरी बात आप कह रहे थे कि लेकिन आसिफ जी, मैं आपसे बोल रही हूँ आधुनिक शिक्षा नहीं दे पाई, लेकिन सरकार जब भी कुछ ऐसा लाती है तो हमेशा विपक्ष की तरफ से इस तरीके का विरोध क्यों किया जाता है? और अगर दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय शामिल होते हैं इसमें, अगर सरकार की उस पर नजर रहती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, तो उसमें तकलीफ क्या है? अगर सही चीजें हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। अगर सही चीजें पढ़ाई जा रही है, सब कुछ सही हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी तो जरूरी है। जब मदरसों का अपना एक शिक्षा का फॉर्मेट है, उसमें सरकार क्यों दखल देना चाहती है? हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। हमें स्वागत है बिल्कुल मुफ्ती जी, एक बार आप जवाब दे दीजिए इनके सवालों का, उसके बाद फिर आसिफ साहब अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। पहले तो ये है कि जो हमारा बाइलाज है या हमारा संविधान है, उसमें हमेशा से कोई चीज अगर मान लीजिए ये इसलिए जोड़े जाते हैं, ये अनुच्छेद इसलिए जोड़े जाते हैं कि ताकि उसमें सुधार हो सके। मान लीजिए अगर दूसरे कोई इसमें ये आता है कि भाई पाठ्यक्रम में तो चेंजेस होते रहते हैं, वो तो आपकी सीबीएसई वाले में भी होते रहते हैं, आईसीएसई में भी होते रहते हैं, और जितने भी ये बोर्ड हैं जो एजुकेशन से बने हुए हैं, तो इसमें मदरसों में अगर जो पाठ्यक्रम है उसमें भी चेंज होना चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज आ रही है, किसी अच्छे मुसन्निफ की कोई किताब है, तो वो शामिल करेंगे। इसमें क्या परेशानी की बात है? इसमें क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए कि आपकी मूलभूत जो चीज है कि जो धार्मिक एजुकेशन है उससे कहीं छेड़छाड़ नहीं है, उसे वैसे ही दी जा रही है। और जो आप ये कह रहे हैं कि अगर अनुभवी लोग आएंगे, जैसे आपने कहा प्रोफेसर, तो क्या जो प्रोफेसर होते हैं आप उन्हें ये समझते हैं कि प्रोफेसर वैसे बन जाता है? आसिफ जी, प्रोफेसर भी तो पढ़े लिखे ही होते हैं, तभी 10 साल का अनुभव कम नहीं होता है। वो भी तो प्रोफेसर की श्रेणी बात है। हाँ आसिफ जी, 10 साल का अनुभव पहली बात तो कम नहीं होता है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर आपका 10 साल का आप 10 साल का आपका पठन पाठन होना चाहिए। आप क्या एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से कम होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो किसी उसमें जो प्रोफेसर होता है, क्या हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में हमारे देवबंद के और अन्य मदरसों के पढ़े हुए प्रोफेसर नहीं है? ये कैसे आपने कह दिया? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप गलतफहमी पैदा ना करें, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से आने दीजिए। कल ये बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर आप जैसे लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा है। तो इसलिए आप पहले अपने अंदर पहले ये महसूस तो करिए आप
कि भाई आप पहले से पहले आपने कहना शुरू कर दिया कि साथ दूसरी सरकार आएगी। अरे दूसरी सरकार क्यों आएगी? यही सरकार रहेगी, यही मुख्यमंत्री आसिफ जी, रहेंगे और यही बिल्कुल आसिफ जी, मेरा भी यही सवाल है आपसे कि पहली बात तो ये प्रोफेसर होना कोई छोटी बात नहीं है, प्रोफेसर एक बड़ा दर्जा है, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात ये है कि हम हमेशा जब भी सरकार कुछ ऐसा लाती है हम करते हैं बांट रहे हैं, अब जब जोड़ रहे हैं तो तकलीफ हो रही है हमें। ये भी जोड़ने का ही हुआ ना, अब लोगों को जब अल्पसंख्यक समुदाय सभी को जोड़ा जा रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है? ये तो बांटते फिर अगर नहीं करेंगे तो बोलेंगे बांट रही है सरकार। मैंने 3 पॉइंट बता दिया, आपने उसका तो कोई उत्तर दिया नहीं। आप तकलीफ पूछे जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर नहीं, मैंने उनसे बिल्कुल मुफ्ती जी ने जवाब दिया। पॉइंट आपने बताया, मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं तो आपसे कह तो रहा हूं कि संशोधन की जो बात आप कर रहे हैं, जो पठन पाठन की बात कर रहे हैं, जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस में चेंजेस तो होते रहते हैं, क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होंगे बताइए सिलेबस में चेंजेस? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर हैं, तो मुझे बताइए कि सिलेबस जो बच्चों को ज्यादा सूट करेगा वो सिलेबस लगाया जाता है, वो बुक्स लगाई जाती है। भाई हमारी एनसीईआरटी में भी वो बुक्स होती है उन राइटर की जो बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए, जो उनके जहन की प्रवास को बढ़ाए। तो इसमें अगर हम पाठ्यक्रम में 2 साल में या 3 साल में या जैसे सरकार या वो समिति चाहेगी या प्राधिकरण चाहेगा उसमें बदलाव में क्या परेशानी है? इसमें भी कोई दिक्कत आ गई? इसमें क्या दिक्कत है? जैसे एनसीईआरटी की किताबों में हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया गया, जैसे एनसीईआरटी की किताबों में अब हिस्ट्री को चेंज करके पढ़ाई जा रही है। यानी कि अब सरकार जो एनसीईआरटी की किताबों में कर रही थी, मुसलमान जो हुक्मरान हैं उनको बिल्कुल विलेन दिखाया जा रहा था, उसी तरीके से आप जो मदरसों की शिक्षा। आपका मुसलमान हुक्मरान हो, यहाँ उसका क्या ताल्लुक है इस चीज से? तो एनसीईआरटी में तो आप जहां भी होगी वही पढ़ाएंगे, आप बदलाव होते हैं, आप उसी को पढ़ाएंगे। इसका मतलब अपना सिलेबस तो नहीं लगा सकते ना। लेकिन आसिफ जी, एनसीईआरटी में बदलाव हुआ, एनसीईआरटी में बिल्कुल बदलाव हुआ, लेकिन क्या उसमें जो लिखा गया है उसमें गलत लिखा गया? आप मुझे बताइए। उस समय पर हुआ तो था ना ऐसे, जब इतने सब कुछ हुआ, महान बताना किस हद तक पे ठीक माने हम? बच्चे तो यही सीख रहे हैं ना। एनसीईआरटी पे बहस करेंगे तो बात कहना चाहता हूं, बहुत लोग जो है वो औरंगजेब के और मुस्लिम हुक्मरानों की बात करते हैं। अरे भैया एक बात तो बताओ कि इस्लाम, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, पर्सनली तौर से वो मुसलमान हो सकते हैं, वरना बाप को कैद में डालना, जहां जिस बाप को कहा कि वो जन्नत का दरवाजा है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और भाई जो एक बाजू होता है उसका मर्डर करा देना, ये इस्लाम बताता है क्या? बस आप ये कहिए कि वो मुसलमान थे, हुक्मरान थे, उनका कोई इस्लाम से ऐसा ताल्लुक नहीं था। वरना बताइए मुझे कि बाप को कैद कराया जाएगा क्या? भाई का मर्डर कराया जाएगा? जवाब दीजिए आसिफ जी। आप मुझे बताइए, ये इस्लाम कहता है इस बात को? आप उन्हें, अगर उनके पक्ष में आप आएंगे तो ये आपको तो अपने बुजुर्गों की, जिन लोगों ने आजादी में हिस्सा लिया और आपके हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो सब इज्जत करते हैं, उन्हें सब मानते हैं, कौन आदमी मना करता है? और ये सरकार तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर चल रही है, सबको साथ, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रही है। आप लोग कैसा माहौल बनाना चाह रहे हैं? ऐसा माहौल नहीं बनाइए। कम से कम जो है आप ये महसूस करिए कि निष्पक्षता के साथ ये सरकार काम कर रही है। वो गलत था, अब जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो सही है। यानी कि आप भाई हम आपसे क्या कह रहे हैं? जो इतिहास है, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। इतिहास तो इतिहास है, उस इतिहास को कौन चेंज कर देगा? इतिहास पर आप मुझे बताइए कि यह इतिहास को चेंज कर देगा कोई आदमी? कि औरंगजेब ने अपने बाप को, शाहजहां को कैद करा दिया, ये इतिहास नहीं है क्या? क्या अपने भाई, विद्वान भाई का मर्डर करा दिया, ये इतिहास नहीं है क्या? नहीं, राणा कुंभा ने मुसलमानों को उन्हें आप आगे बढ़ने दीजिए। मदरसों के बच्चों का भी मुस्तकबिल होना चाहिए। अगर आप आधुनिक एजुकेशन लिए होते तो आज ये बात नहीं करते। आप इन बच्चों को क्यों नहीं चाहते कि वो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन हासिल करें? एजुकेशन क्या है? ये मुझे बताइए, आपको इस पे क्या एतराज है? मुझे एतराज है, मैं तो बता दिया एतराज आपको। क्या है? आपके एतराज से एतराज थोड़ी होगा। तो आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन उन्हें हासिल नहीं करने देंगे। आप कह रहे हैं आसिफ जी, ये भी बात है कि पहले जैसी पढ़ाई होगी, साथ ही उसमें साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर भी डाली जाएगी, जिससे बच्चों का भविष्य बढ़ेगा। वही दीनियात आप पढ़ाएंगे, वही, बस उसके साथ आधुनिक एजुकेशन जो हमारा जो सिलेबस है,
विद्यालय परिषद का, वो उन्हें पढ़ाया जाएगा। और जब अच्छे टीचर्स आएंगे तो अच्छी वैल्यूज भी बनेगी। और आपकी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई पाबंदी है ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं तमाम अपने राज्य के तमाम संचालकों से कि आपके बच्चों का आपका मेयार बढ़ेगा। आप आधुनिक एजुकेशन जब हासिल करेंगे तो इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। आप क्यों नहीं बनने देना चाहते उन्हें? आप उन्हें क्यों मजदूर बनाना चाहते हैं? क्यों उन्हें बेरोजगार रखना चाहते हैं? आसिफ जी जवाब दीजिए। आप मदरसे से पढ़ के आप मजदूर बन गए? कौन सा मजदूरी कर रहा है आप बताएं? कौन सा भूखा मर रहा है मदरसे से बच्चे पढ़ा हुआ? कौन बताइए आप मुझे, ऐसा एक नाम बता दीजिए। आपको पता है? अरे मैं बता दूं आपसे, मैं बता रहा हूं। आप बताइए कितनी अरे भाई, अगर वो इमाम भी होने के साथ साथ उसे अन्य चीजें भी आए तो उसमें नुकसान क्या है ये बताइए। भूखा कौन मरेगा? भूखा तो अल्लाह पाक देता है। अरे रोजी तो अल्लाह देता है भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ये बताइए कि आप ये बताइए कि अगर वो इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए तो आपको परेशानी क्या उसमें? ये तो आपके पेट में क्या दर्द है कि अगर वो अपनी नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर वो इंजीनियर डॉक्टर बने दीनियात के साथ साथ, धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ, तो आपको परेशानी क्या है बताइए। मैं बताता हूँ क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? उन गरीब बच्चों के साथ क्यों ज्यादती करेंगे आप? पढ़े हुए थे आप, बताइए आप कहां से पढ़े हुए हैं? आप बताइए मौलाना महमूद मदनी मैं दारुल से पढ़ा हुआ हूं। मैं दारुल से पढ़ा हुआ हूं। अब्दुल कलाम कहां से पढ़े हुए? अरे जो मोहतमीम है उनकी हालत देखिए। ऐसा है आसिफ साहब, मैं आपको बता दूं, मैं मदरसों का एज ए खादिम के मैंने जाके देखा कि किस तरह से बच्चों के साथ अच्छा खाना नहीं है, अच्छा रहन सहन नहीं है। और अच्छी और मोहतमीम के यहाँ जाइए तो उसके यहाँ आप देखिए जाके, जब कभी जाने के बाद देखिए कि उनके किस तरह से उनका खान पान है और बच्चों को क्या खिला पिला रहे हैं, किस तरह से उनका लालन पालन कर रहे हैं। मेरे से मत कहलाइए ये बात, मुझसे भी मत कहलाइए मुफ्ती साहब। आप क्या बात कर रहे हैं? आप एक बात सुनिए, आपने उदाहरण दिया क्या अजात शत्रु ने? हाँ, मैंने इसलिए दिया कि ये मुसलमान ये बना के पेश करते कि जैसे कि वो इस्लामिक हुक्मरान थे। इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे कि इस्लाम तो ये कहता है कि बाप का आदर करो, बाप की इज्जत करो। अगर बाप को कैद खाने में बिल्कुल, मैं आप दोनों का समय की कमी की वजह से अभी हम इतनी चर्चा पर यहाँ पर रोकेंगे। और आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपने हमारे साथ तमाम चर्चा के और हमारे साथ शामिल हुआ। उत्तराखंड में सबको इक्वालिटी मिलेगी क्योंकि अब सभी अल्पसंख्यक समाज जो है वो साथ में पढ़ाई करेंगे। उनको कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, और जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और सरकार जो है वो और भी बच्चों पर ध्यान दे पाएगी। सरकार के सामने सब कुछ सामने होगा, सरकार की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी और पारदर्शिता आएगी इससे, जिससे उत्तराखंड और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा।